अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर उसकी असम्बली के लिए कल इंतखाबात होने को हैं। गुज़िश्ता रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हुआ और हमने देखा इस इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN इन्होंने भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम भी चलाई, एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर भी चलाए। इस पूरे इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ जमातें जो हिस्सा ले रही हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 23 उम्मीदवार, PMLN ने 22 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार हैं, जबकि दीगर जमातों के अंदर जमात इस्लामी है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, MWM है, JUIF है और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 266 है। आज की खबरों में यह भी आया कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती फंड्स जो अभी एनुअल बजट आने वाला है उसमें इजाफे की तैयारियां तकरीबन उन्होंने मुकम्मल कर ली हैं। इस इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं सेनेटर पलवशा खान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस इंतखाबी मुहिम में एक बार नहीं कई बार जिक्र किया पिछले इलेक्शंस का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे 9 नशिस्तें छीनी गई, इस बार नहीं छीनने देंगे। तो इस मर्तबा आप लोग क्योंकि इस निज़ाम का हिस्सा भी हैं, क्यों आप लोगों को ये लगता है कि ये चांसेस मौजूद हैं? देखिए, ये चांसेस हर वक्त मौजूद होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कभी आप निज़ाम का हिस्सा हम ज़रूर हैं, लेकिन ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग निज़ाम का हिस्सा उनके साथ हाथ ना हो। तो हाथ किसी के साथ भी हो जाता है। कभी कभी जो निज़ाम के बिल्कुल ऊपर बैठे होते हैं उनके साथ भी हाथ हो जाता है और उन्हें नहीं पता चलता। लिहाजा हमें अपने अदाद शुमार और जो हमारी अपनी एक अंदाज़ा होता है जो हर पॉलिटिकल पार्टी को होता है, उसके हिसाब से पिछले इलेक्शन में हमें 9 नशिस्तें जो हैं वो हमसे छीनी गई। तो ये बात बिलावल साहब ने दोहरा दी और अब कोशिश है कि पिछली दफ़ा जो हुआ है वो इस दफ़ा ना हो। अच्छा। और मेरे ख्याल में खदशे का इजहार कर देना बेहतर होता है तारीखी तौर पर। लेकिन हमने देखा है कि वफाक में जिस जमात की हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, वहाँ पर हुकूमत साजी में उसका अमल दखल ज़्यादा होता है, यानी वो हुकूमतें कायम करती हैं। डू यू थिंक दैट ऑल्सो गिव्स एन एज टू PMLN? देखिए, ये एक ज़माने में होता था और मतलब होता था ये अगर खुद से इसके ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि जो वफाक में वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके, असर रसूख इस्तेमाल करके वो इन 2 जगहों पे हुकूमत बना रहे, तो शायद अब वो हालात और वाक़यात नहीं है जो पहले होते थे। और अब वो फार्मूला जो पहले चलता था जिसमें जो ऊपर बैठा होता था वही इन 2 जगहों पर हुकूमत कायम करता था और उसमें बहुत हद तक असर और रसूख होता था। कम ही उसमें वोटों की जो असल वोटर्स की मंशा होती थी। लेकिन आज जिस माहौल में हम और आप बैठकर बात कर रहे हैं उसमें ये वाला फार्मूला जो है शायद लगा भी दिया जाए, लेकिन अगर लगाया जाएगा तो ये बैकफायर करेगा, क्योंकि आज वो हालात नहीं है। हर ज़माने के हालात अलग होते हैं, फिर हुकूमतों के हालात भी अपने होते हैं। कई हुकूमतें जो हैं वो एक अपनी अरूज पे होती हैं पॉपुलैरिटी की, तो समझा भी जाता है। लेकिन इस वक्त ऐसा नज़र नहीं आता कि ये वाला फार्मूला जो है वो इस तरीके से इतनी आसानी से अप्लाई कर दिया। लेकिन कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो हम देखते हैं बड़ा रिपीट होते हैं। 2024 में जिस तरह से एक नई पार्टी सामने आई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसी मर्तबा हम उसको गिलगित बल्तिस्तान में भी देख रहे हैं इस इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए। और 15 उम्मीदवार, मतलब 15 इज़ अ बिग नंबर फॉर अ पार्टी, राइट, फॉर न्यू पार्टी। क्या ये वजह है कि बिलावल साहब बार बार कहते हैं कि फॉर्म 45 पे नज़र रखनी है? फॉर्म 45 पे तो हर वक्त नजर रखनी है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी ऐसी टांगों की सवारियां फिर रही हैं और ऐसी ऐसी टांगा पार्टीज फिर रही हैं जिनको कोई अपने मोहल्ले में नहीं पहचानता, और वो भी ये कह रही है साडी गल हो गई। तो लिहाजा इलेक्टोरल प्रोसेस का मजाक ना बनाया जाए, ठीक है ना। मैं या कोई भी हम में से या कोई पार्टी भी अगर ऐसे लोगों को उठा के अपने दे देनी है टिकट्स, तो कोई भी दे सकता है, बात इसकी नहीं है। आप बेशक पूरे हर हल्के में टिकट दे दें, लेकिन सवाल ये है कि पार्टी की कोई जो भी उतरती है इंतखाबात में पार्टी, उसकी कुछ तारीख होती है, इलाके से वाबस्तगी होती है, इलाके का पता होता है, जोग्राफिया का पता होता है। अब ऐसे ऐसे अदाकार, मेहमान अदाकार वहां फिर रहे हैं जिनको ये भी नहीं पता वो कहाँ खड़े, जिनको ये भी नहीं पता इस इलाके की क्या हिस्ट्री है, जिनको बेसिक मुताले पाकिस्तान के भी 2 सवाल पूछे तो वो फारिग है।
और वो इस वक्त वहाँ लीडर बने हुए हैं। तो लिहाजा मजाक का भी कोई वक्त होता है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो काफी हमेशा से ये सुनते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे हालात हैं वो मजाक के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि इस किस्म के मजाक किए जाएं। ये सही। कॉमेडी शो जो है किसी और वक्त लगाया जाए तो फिर शायद हजम हो जाए। इस वक्त कॉमेडी सर्कस का कोई जो है ना किसी की एपेटाइट है, ना कोई देखना चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है। तो लिहाजा जो कुछ होगा वो बिल्कुल आप देखेंगी, वो अगले दिन ही सब तिया पांचा हो जाएगा और लोग उसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो भी खुल के सामने आ जाएगी, वो छुपाई नहीं जा सकेगी। और ये नहीं कहा जा सकेगा कि रातों रात यहाँ चीख वगैरह पैदा हो गए जिनकी मोहब्बत में लोगों ने उनको जो है वालेहाना वोट दे दिए। ऐसा नहीं होता है, और ये सब हर सियासी वर्कर जानता है। सही। तो सेंटर साहिबा, एक और चीज़ जो हमने देखी इंतखाबी मुहिम में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को, सिंध में कारकर्दगी को अपना बयानिया बनाया, और जितने भी वहाँ पर उनके लोग मौजूद थे उसके बाद के भी कई जगह से तो फिर यहाँ सिंध से भी आवाज़ उठी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, या उसका जवाब दिया गया। क्या PMLN भी उस लीग में अब शामिल है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन तमाम मामलात पर मसाइल क्रिएट होंगे जिस पर आपकी जमात का वाज़े मौक़िफ़ है, जैसे कि 18वीं तरमीम, जैसे कि NFC पर रिव्यू, जैसे कि सूबों की तश्कील? देखिए, बात यह है कि मैं अभी आपके साथ यहाँ बेहूदगी के कोई अल्फाज बोल दूं और जैसे जरा साइड पे हूं तो मैं आपके पैर पकड़ लूं, तो ये भी एक मुनाफकत की एक किस्म है। और ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अच्छी तरह पता है कि अगर वो बजट पास करवाना चाहते हैं तो ये जो जबान इस्तेमाल वहाँ की गई है और जो घटिया, हालांकि हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम घटिया लेवल पर जाकर अपनी जबान गंदी नहीं करेंगे, कुछ चंद लोगों की तो जबानें हैं ही गंदी पैदाइशी, तो हम उस लेवल पर नहीं जाएंगे। हमें हमारी लीडरशिप ने इस बात से मना किया है कि हम बात करेंगे, हम फैक्ट्स पे करेंगे, पॉलिसीज पे करेंगे, तनकीद करेंगे भी नून पर तो ऐसे ही करेंगे कि जब हम पे हो तो हम बर्दाश्त करें। लेकिन उनकी कही हुई बातें जो हैं चने, जहाँ तक उन्हें हमारी गवर्नेंस पर और कारकर्दगी पर इतराज है, हमें भी है, हमें भी CCD पर, पैरा फोर्स पर, बिजली के इनके जो मंसूबे हैं, हालात हैं, जो लोगों को तंग किया जा रहा है, जो 16 सार्फिन के ऊपर ये बिजलियां गिरा रहे हैं, उस सब पे हमें भी इतराज है। लेकिन हम इतने पे ही रहेंगे, हम जातियात पे नहीं जाएंगे, या मजाक या तालियां पीटना, ये काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी तरबियत भी नहीं और मेरे ख्याल में हमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बात भी एक मुनाफकत की जो है ना बदतरीन शक्ल है कि वहां जाके गालियां दो, यहाँ आके जो है फिर पैर पकड़ लो। तो ये तो इनका पुराना वतीरा है, इस पे मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा सेंटर इस साहब, वक्त हम इनके साथ बैठे हुए हैं कोलिशन। जी, आप कोalition में हैं और बजट के मामलात पर एक कमेटी भी तश्कील दी पीपल्स पार्टी ने, जो मामलात तय नहीं हो सके थे। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बजट के हवाले से बात करो तो आप लोगों के हवाले से ये कहा जाता है कि विफाक से हमेशा ज़्यादा स्कीम्स इनकी अप्रूव होती हैं और पूरे साल में भी ये ज़्यादा पैसे लेकर जाते हैं। इस वक्त जो मामलात आप लोगों के बजट के हैं उनमें क्या मसला स्कीम्स का है या दीगर और मसाइल हैं? देखिए, मैं इसके लिए एक कमेटी, जैसे आपने कहा, बनी हुई, मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए उसके जो तफसीली इश्यूज हैं मुझे इल्म नहीं है। अगर मैं कहूँ तो वो गलत होगा, लेकिन हम पैसे ज़्यादा लेके जाएं या कम लेके जाएं, ये पैसे हम किसी की जेब से तो नहीं लेके जा रहे, या हम किसी पार्टी से लीक तो नहीं मांग रहे। ये पैसे वफाक का है, जो है हक है, और हमें भी उसी हिसाब से मिलता है जैसे ये लेके जाते हैं, ठीक है ना। और हम शायद ऐसे लल्ले तलल्लों में नहीं उड़ाते जिस तरह आप देख रहे हैं बाकी कुछ सूबे उड़ा रहे हैं। तो लिहाजा ये पहली बात ये है कि पैसे किसी की मलकियत नहीं है, ये पैसे पाकिस्तान के हैं। दूसरी बात ये है कि ये भी कह देना कि ये पंजाब इनका, सिंध उनका, मैं इस बात से भी बड़े इख्तलाफ करती हूँ। पंजाब जो है वो किसी की जाती मलकियत नहीं, वो किसी की जो है जागीर नहीं। आज से पहले कई सौ सालों से, हजारों सालों से यहाँ लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं हुक्मरानों की सूरत में। इसी तरह सिंध भी किसी की मलकियत नहीं। अब हम ये कहना शुरू कर दें कि सिंध पीपल्स पार्टी की मलकियत है, तो नहीं, ये सिर्फ इस वक्त हमें वहाँ हुक्मरानी का मौका अल्लाह ने दिया हुआ है, इसी तरह पंजाब में इनको दिया हुआ है। तो लिहाजा ये जो हक मलकियत है ना, इसको नहीं हमें जो है वो उसकी ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि ये फिर जो है ना किसी और तरफ चला जाता है। लिहाजा अगर पैसे लेते हैं, स्कीमें लेते हैं, तो हमने कोई बंदूक तो रखी नहीं हुई हुकूमत के सर पे कि हमें दो वरना हम ये बंदूक चला देंगे। ना दें,
नहीं समझते कि जब ये समझते हैं कि एक जो प्रोजेक्ट है वो इस काबिल है तो देती है ना, एक प्रोसेस से गुजरता है तो पैसा आता है ना। इतना थोड़ी है कि एक जुम्बश कलम हमने ख्वाहिश की और इन्होंने दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर परवशा खान साहिबा फॉर बीइंग विद द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत हुकूमत ये कहती है कि वो 30 से 35 लाख दुकानें, छोटे दुकानदार जो अभी तक इस टैक्स का हिस्सा नहीं बन रहे थे, वो एटलीस्ट इसमें हिस्सा बनेंगे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें उन्होंने कहा कि 20 करोड़ साल की कमाने वाले या उससे कम वो 25,000 रुपये टैक्स देंगे, और ये 25,000 रुपये टैक्स सालाना उनसे लिया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए दी गई, जिसमें ये कहा गया कि उनका ऑडिट नहीं होगा, FBI की टीम्स उनके पास नहीं आएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो POS सिस्टम जिसका कि निफाज और जिसकी डिजिटाइजेशन के लिए शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता बजट ऑनवर्ड्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कहते रहे हैं कि जब डिजिटाइजेशन हो जाएगी तो टैक्स एवेजन ख़त्म हो जाएगी, वो भी उनको इस्तिस्ना करार दिया है। क्या ये वाकई एक प्रैक्टिकल स्कीम है और इसके तहत इन 30 से 35 लाख छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का एक सही तरीका है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम जगला साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, बिलाखिर एक और स्कीम लाई गई है। पहले आपको याद होगा ताजिर 2 स्कीम भी लाई गई, इन्हीं फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर लाई गई थी, लेकिन ये जो है इससे थोड़ी परेशानी सैलरीड क्लास को, हम जैसे लोग जो समझते हैं टैक्स को कि कितना टैक्स हम दे रहे हैं, या वो लोग जो वाकई टैक्स दे रहे हैं वो समझते होंगे। जो कहते हैं ना कि एक इंसाफ पर मबनी निज़ाम, वो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आपकी 20 करोड़ भी इनकम है और उस पर आप 1% टैक्स देंगे यानी 25,000 रुपये, तो ये बहुत ज़्यादा कम है, बेइंतहा कम है। लेकिन इससे मैं फिर भी समझती हूँ कि अगर ये आ गए हैं टैक्स नेट में तो कितना फ़ायदा पहुँचेगा, ये बताइए। नादिया, बंदा क्या कहे? हमने इस पे अपने पॉलिसी प्रपोजल्स में बात की थी जो हमारे PTI इकोनॉमिक थिंक टैंक ने कल रिलीज किए थे, और जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसने एक्चुअली ये साबित कर दिया कि इस हुकूमत के पास पाकिस्तान को ठीक करने के लिए कुछ नहीं है ऑफर करने का, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि 4 साल में अगर आप कुछ ना कर सके, कोई हुकूमत रिफॉर्मिस्ट 5वें साल में नहीं बनती। अब ये मैं आपको थोड़ा सा 2-3 जो है वो एंगल से बताता हूं हाउ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज एन एडमिशन ऑफ फेलियर। बाकी मुझे कोई एतराज नहीं है। आई होप दैट एज मेनी रिटेलर्स कम इन द टैक्स नेट एज पॉसिबल। लेकिन नंबर 1, यही स्कीम 2-3 साल पहले जो है वो बनने वाली थी, मेरे ख्याल में जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने कैंसिल की, 4 साल बाद वहीं पे जो है वो आए। तो मतलब अगर 4 साल बाद आप उसी घिसी पिटी आइडिया पे आ रहे हैं जो आप उस वक्त खुद नहीं मान रहे थे, तो समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। पहली बात, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि आप सिर्फ नंबर्स देखें, 20 करोड़ 200 मिलियन रुपीस होते हैं। सही। अगर आप इसको लेट से एक तनख्वाहदार बंदे के जो है वो तनख्वाह में स्प्लिट करें, 200 मिलियन मीन्स कि अगर एक बंदा ये अर्न कर रहा होता तो यानी आप इसको डिवाइड बाय 12 करें, यानी एक बंदा 16 मिलियन रुपए साल के जो है वो अर्न कर रहा होता। 16-17 मिलियन, 1.7 करोड़, राइट? ठीक है जी। 1.6 करोड़ पे कोई आप मुझे बता दे तनख्वाहदार बंदा महीने के 2,000 रुपए टैक्स देता है। ये तो हो गया अगर कोई फिक्स टैक्स दे। अगर कोई जो है वो, चले आप कहें कि दुकान का टैक्स मुनाफे पे होता है, 20 करोड़ पे 10% प्रॉफिट तो होगा, यानी 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा। 10% तो 5% प्रॉफिट तो होगा, यानी 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा।
5 करोड़ का एक यानी 5% नहीं तो 3% तो होगा, यानी 60 लाख। ठीक है जी। अच्छा जी, सो 1 करोड़ यानी 10 मिलियन, राइट? 6 मिलियन, लेट्स से सबसे छोटा फिगर ले, ठीक है। 6 मिलियन किसी की 5 लाख तनख्वाह, जिसकी 5 लाख तनख्वाह हो, साल की आमदनी 60 लाख रुपए हो, वो 60 लाख पे मेरे ख्याल में कम से कम 1.2 टू 1.5 मिलियन रुपीस, यानी 12 से 15 लाख रुपए टैक्स देगा। एग्जैक्टली। और यहाँ पे अगर आप 60 लाख का 1% निकालें तो 60 लाख 60,000 रुपए। यहाँ पे तनख्वाहदार जो है वो 15 लाख दे रहा है, दुकानदार जो है वो 60,000 दे रहा है। मैं दुकानदार बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ दुकानदार, दैट्स वॉट आई थिंक। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि और क्या हो सकता है? यू स्टेड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, आपकी हुकूमत में भी माजरत के साथ एज इन विफाक के अंदर रिटेलर्स का मसला रहा, इससे पहले रहा, हमेशा रहा है। तो शायद इससे तैमूर ये 35 लाख आ जाएं, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब पीओएस सिस्टम ही नहीं और कैश ट्रांजैक्शंस में डीलिंग है, तो आपको क्या मालूम कि वो 20 करोड़ कमा रहा है या 40? जी एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको इसके पीछे कोई प्लान नजर आता तो फिर आप जो है वो ये कह सकते थे कि चलेंगे, पहले साल की बात है, क्योंकि आपने रास्ते का कहा। रास्ता यही है कि कभी कभी आपको फेज वाइज चीजें करनी पड़ती है। ओके। लेकिन वो फेज वाइज का यही मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमने जब होटल एसोसिएशन को कागान नारान में कहा, हमने उनको कहा कि जी हम आपका टैक्स निजाम सिंपल करते हैं, ठीक है। ये जो सेक्टर है ये अनटैक्स्ड है, हम शुरू में इसका टैक्स जो है वो मेरे ख्याल में 3% या 5% जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज था, ओके, वो रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक। बट इट वाज एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। उसकी शर्त ये थी कि वो पीओएस सिस्टम लगाएंगे, उसकी शर्त ये थी कि वो अपना पूरा रेवेन्यू डिक्लेयर करेंगे, उसकी शर्त ये थी कि वो ऑडिट्स को ओपन होंगे ताकि वो टैक्स नेट में आए। ये होता तो कोई परवाह नहीं होती। जब आप ऐसे डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं, और मैं बताता भी हूं क्यों करते हैं, जब आप पूरे मुल्क को, चाहे वो आजाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पीटीआई हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब में पीटीआई हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, फाटा के जिले हो, आपने सिर्फ डंडे के जोर पे चलाना है, तो फिर आप जिसको आपने टैक्स करना है उससे आप टैक्स का पंगा नहीं ले सकेंगे। यहां पे आप देखें नादिया कि हम जो है वो 30, 35, 40, 45%, 50% टैक्स दे रहे हैं। कल आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत कम 29 रुपए होनी चाहिए थी, 25 रुपए टैक्स ज्यादा किया। ठीक है, क्यों टैक्स ज्यादा किया? इसलिए कि इनमें जरूरत ही नहीं है। और ये देख ली कि ऐसे वक्त में जब हमें क्या कहा जा रहा है कि कमर बांध लें, कुर्बानी दे दें कौम की खातिर, आज अनाउंस हुआ है कि वजीर आजम ने इख्तियार ले लिया है कि वो पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स को साल के एंड में कितने ऑनरेरियम जो है वो देना चाहता है। ऑनरेरियम मिलते थे फाइनेंस के कुछ लोगों को जो बजट पे काम करते थे, बाकी हर कोई अपनी तनख्वाह के लिए काम कर रहा है ना। सही, अब प्राइम मिनिस्टर हर किसी को शहनशाहाना तरीके में 6-6 महीने के ऑनरेरियम देगा। क्यों? आप लेंगे गल्फ स्ट्रीम जेट, आप देंगे 6-6 महीने के ऑनरेरियम, हम पेट्रोल पे देंगे 200-200 रुपए टैक्स, तो हम अपनी तनख्वाह का देंगे 35%, 40% टैक्स। और जिसको आप टैक्स नेट में नहीं लाना चाहते तो उसको आप कहेंगे कि 200 मिलियन 20 करोड़ की आमदनी पे आप 25,000 रुपए टैक्स दें। नहीं, लेकिन तैमूर आपको ये भी तो समझना है ना, कैपिटल फ्लाइट होती है पाकिस्तान से और लोग जाते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, इसलिए जाते हैं, लेकिन आप ये शायद नहीं समझ रहे इस वक्त कि गवर्नमेंट बहुत मुश्किल में है। वो कहती है हम IMF की कंडीशनैलिटीज में हैं, वी डू नॉट हैव दैट स्पेस। नहीं, ये मुश्किल सिर्फ हमारे लिए, ये वो ग्रेड 21, ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है, जिनके आज 6-6 महीने के ऑनरेरियम अप्रूव हो गए, जिनको अनलिमिटेड फ्यूल की अलाउंस है, जिनको F6 में GOR में घर मिलते हैं, जो लाहौर जिमखाना जो कि 218 अरब रुपए की जमीन पे 5,000 रुपए के रेंट पे सालाना उनकी मुफ्त की मेंबरशिप लेते हैं।
मतलब मुझे यही बता देना, फिर इस मुल्क में जो आम आदमी है, जो आम सिटीजन है, उसका क्या बिलीफ होगा इस स्टेट पे? तो इसके सॉल्यूशंस हैं, मैं जो है वो बार बार कह चुका हूं, हमारे पॉलिसी पेपर्स भी हैं। द एलिफेंट इन द रूम इज कॉस्ट। आपको अखराजात कम करने हैं। ये नहीं हो सकता कि सरकार में हम 10 लोगों की तनख्वाह दें, उसमें एक बंदा काम करे और ये सिस्टम चल सके। नहीं तो फिर ये नहीं हो सकता कि चीन जैसे मुल्क जो है वो पेंशन का निजाम ठीक करे और वहां पे उनके फाइनेंस सेक्रेटरी और चेयरमैन एफबीआर अपने पेंशन में कंट्रीब्यूट करें, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो 10 लाख लोगों के पेंशन जो है वो आपके और मेरे टैक्स से जाए और ये लोग अपने ऑनरेरियम भी लें और मुफ्त के घर भी लें और गाड़ियां भी लें। नहीं तो लेकिन ये फिर विफाक तक महदूद नहीं हो सकता, सूबों के अंदर भी सरकारी मुलाजमीन हैं। तो औरंगजेब साहब जब सूबों को ये कहते हैं कि 2000 अरब रुपए सरप्लस रखो, कि 1700 अरब रुपए जो है वो उसके ऊपर हमें चाहिए, ओके, तो इसकी बजाय ये सब एक कमरे में बंद क्यों नहीं होते? और ये बिल्कुल सूबों में होना चाहिए। और अगर सूबों में होगा, देखिए मैंने तो पेंशन रिफॉर्म केपी में अलहदा कर दिया था। सारा प्रेशर आज भी आप देख लें, जब मैं पेंशन रिफॉर्म पे बात करता हूं तो वो जो सरकारी मुलाजमीन का यूनियन होता है ना, वो जिनके पास कुछ काम करने को नहीं होता, वो उनका एक ग्रुप है, वो सारे जो है वो बीच में कमेंट करते हैं। ओके, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि अगर 25 करोड़ आवाम से जो है वो मैंने कोई फेवर किया है, तो वो 20, 30, 40 लोग कमेंट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औरंगजेब साहब ये चारों फाइनेंस मिनिस्टर्स को साथ लेके ये मुश्किल काम एक साथ क्यों नहीं करते? लोगों की चीखें तो वैसे ही निकल रही है। सही, ओके। तो हम पाकिस्तान को ठीक क्यों नहीं करते इस वक्त में? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। ऑल्सो बिकॉज नादिया, मैं ये नहीं मानता कि औरंगजेब साहब में ये सलाहियत नहीं है। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक का सीईओ रहा है, वो एमरो और सिटी बैंक और पता नहीं कहां पे काम कर चुका है। मैं कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं इट इज सिंपल मैथ। ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये नीयत है, ये पॉलिटिकल कैपिटल है, ये सारी वो मसाइल हैं। कहाँ की पॉलिटिकल कैपिटल नादिया? जब आपको 17 सीटों के वोट मिले हैं, जब औरंगजेब साहब को पता है, जब हार्वर्ड में उनसे ये सवाल हुआ कि आप एक ऐसे हुकूमत का हिस्सा क्यों बने जिसके पास वोट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जी जो सिस्टम होते हैं आपको उन सिस्टम में ही काम करना पड़ता है। यानी उन्हें पता था कि वो किस टाइप की हुकूमत का हिस्सा बने। तो पॉलिटिकल कैपिटल तो उनके पास वैसे ही नहीं है। रादर देन थिंकिंग ऑफ इट दिस वे कि दिस मीन्स हम कुछ कर नहीं सकते, टिपिकली तो जब टेक्नोक्रेट हुकूमतें आती हैं, वो आती इसलिए है कि वो मुश्किल काम करें। जब इटली में टेक्नोक्रेट हुकूमत आई थी सारी पार्टियों की मुशावरत से 2 बार, तो इसलिए आई थी कि जी हम वो काम करें जो कोई और नहीं कर सकता। तो ये मुझे बता दे, इस एक सवाल का जवाब कोई हुकूमत में दे दे कि जब रिटेल वाला 20 करोड़ पे 25,000 रुपए टैक्स देगा और जब हम पेट्रोल पे 1 लीटर पे 200 रुपए टैक्स देंगे तो, और अपनी तनख्वाह पे 35% और 45% टैक्स देंगे और उस पे 10% सरचार्ज देंगे, तो कहां से सरकारी अफसर के 6-6 महीने के ऑनरेरियम बनते हैं और कहां से मरियम नवाज का गल्फ स्ट्रीम जेट बनता है? इसका मुझे जवाब चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर खान झगड़ा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का इस टैक्स के निज़ाम के हवाले से, और फाइनल जब बजट अनाउंस होगा उसके बाद उस पर भी बहुत सारी बहस की जाएगी। अलबत्ता हुकूमत की अपनी तौजीहात हैं, लेकिन देखा जाए तो 20 करोड़ पर अगर आप सालाना, यानी सालाना आप 20 करोड़ कमाएं लेकिन फिक्स टैक्स 5,000 दें, तो यकीनन सवाल भी उठेंगे और कहा जाएगा कि ये तो नाइंसाफ़ी है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात जो कल होने हैं उनकी तैयारियों के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शब्बीर मीर साहब हैं, जो एक सहाफ़ी भी हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शब्बीर मीर साहब, भरपूर इंतखाबी मुहिम रही जो कल रात 12 बजे ख़त्म हुई है, लेकिन एक जमात को बड़ी शिकायत रही और वो है तहरीक इंसाफ। उसने कहा कि उसे न वो स्पेस दी गई और उसे NOC के मसाइल के अंदर उलझा दिया गया, तो इसलिए वो अपनी इंतखाबी जो मुहिम है वो नहीं लड़ सके, बल्कि वो तो इस हद तक गए हैं कि जहाँ भी तहरीक इंसाफ का नाम आता है इसी तरह से रियासत करती है। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि PTI के हवाले से मेरा ख्याल में एक अदू का वाक़या इस पर पेश आया था, जब खुद उनकी अपनी गलती की वजह से उन्होंने NOC लिया नहीं था,
थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टर्बेंस उनको हुई, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई इनके लिए उनकी रैलियां निकल रही हैं। उनकी पीटीआई के चेयरमैन खुद यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में बैठ के रैली लीड करते रहे हैं। वो एक इंसिडेंट ऐसा था जिसमें खुद से मतलब उनकी तरफ से आप इसको नाअहली समझे जो भी है, थ्रू प्रॉपर चैनल एनओसी लेना होता है। उसके लिए नवाज शरीफ यहाँ पे आए, उन्होंने एनओसी लिया, बिलावल ने लिया, आसपा भुट्टो आई, उन्होंने लिया। तो ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं था। क्योंकि मीडिया का दौर है तो पीटीआई थोड़ा सा फ्लैप करना चाहती है इस तरह की सूरत हाल को। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में ऐसा बड़ा मसला नहीं था। शबीर मीर साहब, ये लोगों के लिए जरा ये प्लीज क्लैरिटी दीजिएगा, एनओसी यानी गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले की एनओसी है? नवाज शरीफ साहब ने दाखिले की एनओसी ली, आसफा भुट्टो साहिबा हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, ख्वाजा साद रफ़ी को, ये सब कि हमें दाखिले की इजाज़त दी जाए? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत सयाह कोई भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। जैसे गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान किसी भी हिस्से में जाते हैं तो बड़ी तादाद में हर साल आता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते इखलाक बनाया हुआ है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके ये हर जगह होता है जहाँ भी इंतखाबात होते हैं। उस ज़ाब्ते हयात का एक प्री रिक्विजिट ये भी है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए उसके लीडर्स आए, कहीं भी कैंपेन करें, 1 दिन की करें, 10 दिन की करें, लेकिन उसके लिए चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, फैसिलिटेशन दरकार होती है, जगह कहीं पे ग्राउंड दरकार होता है, कहीं सड़क के ऊपर ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस ज़ाब्ते इखलाक के तहत एनओसी लेनी होती है। सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जलसे जुलूसों के लिए। तो सब ने ली सवाए पीटीआई के उस इंसिडेंट के जिसमें ये लोग आए और इनको शिकायत हुई। शबीर मीर साहब, क्योंकि देखिए ज़ाब्ता इखलाक के तहत बिल्कुल पब्लिक रैलीज के लिए, कैंपेनिंग के लिए, कॉर्नर मीटिंग्स के लिए आप बाकायदा एक परमिशन लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो निगरान हुकूमत की इंतज़ामिया होती है उससे भी ली जा रही होती है। लेकिन क्या शानदाना गुलजार साहिबा, उनको आने से मना कर दिया गया? सलमान अकरम राजा हों, वो नहीं आ सके? तो ये समझ में नहीं आया कि एज अ पर्सन की इजाज़त, लाइक यू नो व्हेन यू एंटर अनदर कंट्री तो आप लेते हैं ना कि आपके पास वीज़ा है जी, कि आप इस मुल्क जा सकते हैं। यहाँ तो ये लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक तरह से वीज़े का इजरा आप लोग मांग रहे हैं कि हमारे नाम का वीज़ा जो है वो निकाल दें कि जी हमें आने की इजाज़त है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई खुद आए, बस मेरे ख्याल में आप भी वो कहीं पे जलसा कर रहे हैं, इतना अच्छा। लेकिन फिर ये मालूम किया आप लोगों ने कि क्यों इन लोगों को आने की इजाजत नहीं मिली? सलमान अकरम राजा को क्यों रोका गया? चले, जुनेद अकबर का तो आपने इंसिडेंट बताया जी। इसमें दो चीजें हैं। गिलगित बल्तिस्तान के टेरिटरी के अंदर की जितनी चीजें हैं, मैं इस हवाले से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर इस्लामाबाद से कोई नहीं आ सका है तो वो फिर वफाकी हुकूमत जाने, वो जाने, उनका हमें इल्म भी नहीं है। साथ रफीक साहब आने की कोशिश करते हुए, उनका भी बल्कि मैंने पढ़ा था, वो भी नहीं आ सके थे। तो वो भी किसी वजह से, शायद जो भी वजह थी उनकी, मैंने कोई ट्वीट पढ़ी थी। तो गुजारिश करने का मतलब ये है कि एज अ पर्सन तो ये आ सकते हैं ना, किसी भी टाइम आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो कानून की हम बात करते हैं, जहाँ पे इलेक्शन एक्ट 2017, उसके तहत इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इंतखाबात जो है वो मुनक़िद कराता है। ये पूरे पाकिस्तान में ये एक्ट लागू होता है। तो इसमें जब तक पॉलिटिकल एक्टिविटी, कॉर्नर मीटिंग, जलसे जुलूस, ये पर्पस ना हो तो कोई भी आ सकता है, जा सकता है। तो एक वो इंसिडेंट की बात जो यहाँ पे इनको पेश हुआ, उसके पीछे खुद इनकी गलती थी। अदरवाइज किसी को कोई रोक टोक नहीं है। आप बल्कि सोशल मीडिया उठा के देखें, फॉर्मल मीडिया, बाहर जगह इनकी बड़ी बड़ी रैलीज भी आपको यहाँ पे निकालते हुए आप देख सकेंगे। तो कोई पाबंदी किसी के ऊपर अदरवाइज नहीं है। ये क्योंकि पहली दफ़ा ये देखने में आया कि इस तरह से भी हो सकता है। चले, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शब्बीर साहब, आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब आते हैं कल की तैयारियों के हवाले से। द्यामेर में जो दफ़ा 144 का निफाज किया गया है और कहीं नहीं किया गया, तो इस एरिया की सेंसिटिविटी बताइए। इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि हमारा दियानत का जो एरिया है ये सबसे बैकवर्ड है गिलगित बल्तिस्तान में, एजुकेशन वाइज, लिटरेसी वाइज, फैसिलिटीज वाइज। और इसका जो बॉर्डर टच करता है वो केपी के साथ, यानी हमारा जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ से करता है। ठीक। तो थोड़ा सा ये दूर भी है गिलगित बल्तिस्तान से। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हाल दिनों में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कुछ पुलिस के हवाले से भी कुछ
बल्कि अटैक्स हुए जो दहशतगर्दों की तरफ से, पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक हुए, कुछ चौकियों पर अटैक हुए। तो उसके बाद से इनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ, दहशतगर्दों के खिलाफ गवर्नमेंट ने किया था। तो उस तनाजुर में थोड़ा सा वहाँ पे सेंसिटिविटी बाकी गिलगित बल्तिस्तान के मुकाबले में ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा, इसलिए वहाँ पे तवज्जो दी जा रही है। शब्बीर मीर साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से। हमारे साथ इन फोकस हैं शब्बीर मीर, जो तर्जुमान हैं निगरां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के। इस मरतबा जो आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद है वो 266 है। इनके बारे में बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के कुल अवाम यानी जो वोटर्स की तादाद है उनको आप देखें, फिर इतनी सारी जमातें इसमें हिस्सा ले रही हैं, इनके हवाले से बताइए ज़रा कि आज़ाद उम्मीदवार इस दफ़ा काफ़ी बड़े नंबर में, उनमें ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के भी होंगे। इसमें एक मसला ये भी है, देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में 24 हल्के हैं जहाँ से ये लोग कंटेस्ट करते हैं। तो 24 का मतलब ये है कि जितनी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं इनके तो 24 बुक हैं। बाकी लोग क्या करें जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मसला यहाँ पे आता है, हर 5 साल बाद जब इलेक्शन होता है तो आबादी भी बढ़ जाती है और इसमें जो वोटर्स हैं इनकी तादाद बढ़ जाती है। तो लोग ये समझते हैं कि इनको कंटेस्ट करना चाहिए, वो अपने आप को ज्यादा एलिजिबल समझते हैं और ये समझते हैं कि इनके पीछे लोगों का वोट है, सपोर्ट है। इस वजह से हम देखते हैं हर साल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तादाद में इजाफा होता जाता है और इस साल यकीनन ज्यादा हुआ है। जब 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे तो आप देखेंगे ये फिगर मजीद बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये ऑलरेडी बुक्ड होती हैं। इस वजह से जो जिनको टिकट नहीं मिलता और वो समझते हैं, ये ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं ना आजाद अपलट में, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। जिनको टिकट नहीं मिलता वो समझते हैं कि नहीं हमारा हक था तो हमें लड़ना चाहिए था, तो हम लड़ के जीत के टिकट इनको देंगे। तो इस दफा ये ज्यादा, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि तादाद इनकी बढ़ गई है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ेगी। अच्छा, तो और इस मरतबा पहली बार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही है? जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चूंकि नई पार्टी है इस वजह से पहली दफा हिस्सा ले रही है। और इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान पार्टी के हवाले से इनकी खुशकिस्मती ये है कि जो पीटीआई के पिछली दफा वज़ीर आला डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उसके बाद से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन के तकरीबन 2.5 साल हुकूमत तो फॉरवर्ड ब्लॉक में की थी। ठीक। तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला किसी पार्टी में नहीं गया था, तो इज्तिमाई तौर पे उनको चाहिए थी कोई पार्टी, कोई प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने कहा बाकी पार्टीज तो ऑलरेडी पुरानी पार्टीज हैं, इनके अपने कैंडिडेट्स हैं। सही। तो इसका काम पाकिस्तान को ये लोग मिल गए और इन्होंने इज्तिमाई तौर पर तकरीबन 7-8 वो लोग थे जिनको हम इलेक्टेबल कहते हैं, जो ऑलरेडी हुकूमत में थे मुख्तलिफ मनसब में, तो इन्होंने जाके इस पार्टी को ज्वाइन किया है। अच्छा। तो इस दफा इसलिए ज्यादा नुमाया हो गई है गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में। अब अगर आप मवाजना करें, ज़ाहिर है सभी अपनी इंतखाबी मुहिम रन कर रहे थे, ज्यादा क्राउड पुलिंग आपको कहाँ नजर आई? क्राउड पुलिंग अगर पार्टीज के हवाले से बात करें तो बड़ी पार्टियां गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इनकी जबरदस्त जलसे होते हैं, पीपल्स पार्टी के होते हैं, पीटीआई के अच्छे होते हैं, इस्तेकाम पार्टी के भी अच्छे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे शख्सी वोट ज्यादा होता है गिलगित बल्तिस्तान में। अब मिसाल के तौर पर साबिका जो चीफ मिनिस्टर थे उनका ताल्लुक दियामत से के एक हल्के से था और वो खुद चूंकि वज़ीर आला रह चुके थे, पुराने पॉलिटिशियन हैं और इस दफा इस्तेकाम पार्टी के अंदर वो लड़ रहे हैं, तो वो ठीक ठाक क्राउड पुल कर रहे हैं। तो इसी तरह जो पुराने पॉलिटिशियन हैं, जो पार्टियां चेंज कर रहे हैं, उनके साथ अपना वोट बैंक है अच्छा खासा, पॉलिटिकल पार्टीज का जरूर है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जब से अच्छे खासे बड़े होते हैं। और फिर इजाफी बात यह है कि अगर बिलावल भुट्टो आ जाए यहाँ पे, नवाज शरीफ आए, या जो प्रोमिनेंट पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप है, ये लोग आ जाए तो ये क्राउड पुल करते हैं। अक्सर जगहों पर हमने देखा, चाहे वोट मिले ना मिले, लोग आते हैं देखने के लिए, इनको सुनने के लिए। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की अगर आप मसाइल के ऊपर रोशनी डालें, क्योंकि आप लिखते भी बहुत आए हैं, तो आज भी मसाइल जूं के तू ही हैं? जी, मसाइल बिल्कुल इसमें काफी इजाफा भी हो गया है। 2 वजूहात मैं समझता हूँ कि हैं। एक वजह तो ये है कि जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसको हर दफा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज नजरअंदाज करती हैं या इसके स्कोप को समझने से काफिर हैं, वो जो क्लाइमेट चेंज है ये है।
पिछले साल गिलगित बल्तिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी तबाही हुई जिसका तखमीना उस वक्त की गवर्नमेंट ने 30 अरब रुपए लगाया था। सही। तो हर साल बजाय हम आगे की तरफ बढ़े, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका नुकसान होता है बड़े पैमाने के ऊपर। तो अब अगर इसी तनाजुर में देखें तो पिछले साल इतनी ज्यादा सड़कें तबाह हुई हैं, इतने ज्यादा पुल तबाह हुए हैं, वाटर चैनल तबाह हुए हैं, तो लोग आगे की तरफ जाने की बजाय पीछे की तरफ जाते हैं। तो इसमें फिर हमारा बिजली का बहुत बड़ा इशू होता है, वो जो का तू है, सड़कें खराब हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी बहुत खराब है। बल्कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं जूम पे आना चाह रहा था तो वो हमारे पास डिस्कनेक्ट हो गया ये कनेक्टिविटी। तो हमारे पास इस तरह के मसले ये क्लाइमेट चेंज की वजह से और बढ़ रहे हैं। देखिए दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो हमें पैसा ज्यादा चाहिए होता है। तो ये जो पैसा फिर हमारे पास ये फिर एक लंबी बहस निकल आएगी कि हम चूंकि एनएफसी के अंदर हमारा हिस्सा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस का होता है, तो इस वजह से भी हमें पैसा उतना नहीं मिलता जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस दफा एक स्लोगन ये भी है पॉलिटिकल पार्टीज का कि वो एनएफसी में गिलगित बल्तिस्तान के लिए हिस्सा लेंगे। इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज का तो आपने बिल्कुल सही तस्करा किया है कि उससे तबाही भी हुई और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। यू कांट बी क्लाइमेट ब्लाइंड इवन इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि कल जो इंतखाबात हैं वो साफ शफाफ होंगे और जो पिछले कई इंतखाबात से हम देख रहे हैं, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान, आम इंतखाबात हों या वैसे भी जो बाई इलेक्शंस भी कई हलकों में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें धांधली के इल्ज़ामात वो पार्टियां लगाती नज़र आती हैं जो सीट सिक्योर करने में कामयाब नहीं होती। वी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। ऑल आइज ऑन द इलेक्शन फॉर गिलगित बल्तिस्तान फॉर टुमारो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।